अस्सलामुअलैकुम। होप यू आर डूइंग वेल। हमने ब्लॉक 9 की ओस पे स्टार्ट की थी, जिस पे हम CFR से कर रहे थे। CFR से का CVS पार्ट हमने कर लिया था। अब हम करते हैं रिस्पायरेटरी। तो रिस्पायरेटरी पार्ट में भी CVS की तरह हिस्ट्री है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है और कुछ डायग्नोसिस है। हिस्ट्री में कौन कौन से कफ एंड स्पुटम प्रोडक्शन, वीजिंग की और डिस्निया की। डिस्निया की हिस्ट्री हमने CVS में भी की थी। यहाँ पे कुछ डिफरेंट पॉइंट होंगे तो वो भी देख लेंगे। तो कफ की हिस्ट्री में हमने क्या क्या पूछना होता है। ऑनसेट कब स्टार्ट हुई, एक्यूट है, सबस्टांस है यानी कि 3 to 8 वीक्स है या फिर क्रोनिक है 8 से ज्यादा वीक्स हो गई है। उसके बाद कैरेक्टर क्या है, ड्राई है, नॉन प्रोडक्टिव है या प्रोडक्टिव कफ है। उसके बाद आ जाती है टाइमिंग कि किस टाइम पे होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको मॉर्निंग में कफ होती है या नॉकटर्नल कफ होती है, जैसे कि एज्मा में होती है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज गर्ड में होती है, हार्ट फेलियर में होती है। तो ये पूछ लेना है, उसकी टाइमिंग पूछ लेनी है और ट्रिगर्स पूछ लेने हैं किस वजह से होती है। कुछ लोगों को एलर्जी होती है, जैसे डस्ट वगैरह में जाते हैं तो उनको कफ होने लगती है, तो एलर्जेंस पूछ लेने हैं। कोल्ड एयर या एक्सरसाइज करने से या कुछ खाने से हो रही है, तो ये पूछ लेना है कफ की हिस्ट्री के अंदर। और उसके बाद स्पुटम की असेसमेंट कैसे करनी है। तो स्पुटम की असेसमेंट ऐसे करनी है कि अगर वाइट या क्लियर मोकाइड है तो वो वायरल इन्फेक्शन के अंदर होगा, एज्मा या COPD में। अगर येलो ग्रीन है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर होगा, जैसे निमोनिया है, COPD है, ब्रोंकोस्टिसिस है, इनके अंदर हो सकता है। उसके अलावा अगर रस्ट कलर स्पुटम होगा, ये तो हमने बैक्टीरियाज में पढ़ा था, ये किस में होता है, निमोनोकोकल निमोनिया के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट है पिंक एंड फोर्थ स्पुटम, ये किस में होता है, ये एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर होता है उसमें होता है। उसके बाद अगर ब्लड स्टेन है, हीमोप्टीसिस है, तो वो किस में होगा, TB में, लंग कैंसर में, ब्रोंकोस्टिसिस में। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स याद रख लेने अगर वो हिस्ट्री में पूछ लें। तो ये होगी हमारे पास कफ की हिस्ट्री। अब चलते हैं डिस्निया पे। तो डिस्निया में क्या है, वैसे ऑनसेट पूछ लेना है, कब स्टार्ट हुआ, सडन है या ग्रेजुअल है। सडन किस केसेस में होगा, रिस्पायरेटरी से रिलेटेड, न्यूमोथोरक्स में होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या कोई फॉरेन बॉडी आ गई है तब होगा सडन। ये ग्रेजुअल कब होगा, COPD में, इंटरल्यूकिन COPD में, प्लोरोफ्यूजन वगैरह में। उसके बाद प्रोग्रेशन, कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, यानी कि एपिसोडिक है, कभी होता है कभी नहीं होता, ये प्रोग्रेसिव है कि पहले कम था और फिर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद एक्सरसाइज टॉलरेंस। अब कुछ लोग होते हैं जिनको एक्सरसाइज की वजह से डिस्टर्ब होता है, जैसे ज्यादा वॉक कर लिया, ज्यादा कोई काम कर लिया तब हो रहा है। तो हमने उससे पूछ लेना है कि आप कितनी देर वॉक कर सकते हैं फ्लैट ग्राउंड पे या कितनी स्टेयर्स चढ़ सकते हैं। तो एक्सरसाइज टॉलरेंस पूछ लेनी है। उसके बाद ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मतलब होता है कि जब कोई फ्लैट लेटता है ना तब उसको कफ होने लगती है, कि जब कोई फ्लैट लेटा है ना तब उसको डिस्निया होने लगता है, यानी ब्रेथलेसनेस होने लगती है, सांस फूलने लग जाता है। तो उससे पूछ लेना है कि जब आप फ्लैट लेटते हैं तब तो नहीं होता। उसके बाद वीजिंग चेक कर लेनी है। एक्सपायरेटरी वीज होगी, जब सांस बाहर करता है तो सीटी जैसी आवाज आती है, तो वो किस में होती है, एज्मा में या COPD में। तो ये हो गया। फिर इसके ग्रेडिंग होते हैं। अब वहां पे जब हमने डिस्निया किया था CVS में, तो वो उसके अंदर क्लासिफिकेशन थी NYH क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है MRC डिस्निया स्केल। ग्रेड 1 में क्या होता है, ब्रेथलेसनेस होती है जब स्टर्नस एक्सरसाइज करता है। अगर ज्यादा उसने एक्सरसाइज कर ली ना, हैवी एक्सरसाइज कर ली, तब उसको ब्रेथलेसनेस होगी। ग्रेड 2 में क्या होता है कि सीढ़ियां चढ़ते हुए यहाँ पे अगर फ्लैट ग्राउंड पे तेजी से चल रहा होगा ना तब होगा। ग्रेड 3 में क्या होगा कि जैसे फ्लैट में चल रहा है ना, अपने साथियों के साथ, पेयर्स के साथ चल रहा है, तो आहिस्ता स्पीड में वो चलेगा। यहाँ पे 100 मीटर के बाद रुक जाएगा। अगर इस तरह की कंडीशन है तो वो ग्रेड 3 होगा। अगर 50 मीटर्स के बाद ही वो रुक जाता है तो वो ग्रेड 4 होगा। घर से निकलते ही जैसे ब्रेथलेसनेस होने लग गया, थोड़ा सा चला ब्रेथलेसनेस होने लग गया, या फिर अगर ड्रेसिंग या अनड्रेसिंग कर रहा है तब भी, कपड़े चेंज करते हुए भी ब्रेथलेसनेस होने लग जाती है, तो वो ग्रेड 5 का होता है डिस्निया। कार्डिक और रिस्पिरेटरी डिस्निया में हम डिफरेंस कैसे करते हैं। तो जो कार्डिक डिस्निया होता है उसमें ऑर्थोपनिया होता है, यानी कि जब बेड पे फ्लैट लेते हैं तो वो तब होता है। तो प्रॉक्सिमल नक्टर्नल डिस्निया होगा, इसमें क्या होगा, सोते सोते उठ के बैठ जाएगा, उसको ब्रेथलेसनेस होने लग जाएगी, तो प्रॉक्सिमल नक्टर्नल डिस्निया हो सकता है। एंकल एडिमा होगा। कार्डिक फेलियर के अंदर, राइट हार्ट फेलियर के अंदर रेज JVP होगी, S3 गैलप होगा। और रिस्पिरेटरी में वीजिंग हो सकती है, कफ होगा, स्पुटम होगा, हाइपर इन्फ्लेशन होगी, साइनोसिस विदाउट एडिमा। एडिमा नहीं होगा लेकिन साइनोसिस होगी, ब्लूनेस होगी। तो इस तरह हम डिफरेंस कर सकते हैं ये कि कार्डिक डिस्निया है या रिस्पिरेटरी डिस्निया है। फिर नेक्स्ट आ जाती है वीजिंग हिस्ट्री। वीजिंग में क्या होता है कि एक हाई पिच म्यूजिकल साउंड आती है। जब वो ऑक्सीजन इनहेल करता है या एक्सहेल करता है तो एक वीजिंग की साउंड आती है, जैसे सीटी की आवाज होती है वैसे सी आती है, तो ये होती है वीजिंग। अगर ऐसे पेशेंट आएगा तो उससे क्या क्या पूछना है, ऑनसेट कब स्टार्ट हुई, बचपन से ही ऐसे है, अगर बचपन से होगी तो वो एस्मा में होती है। उसके बाद पैटर्न क्या है, एपिसोडिक है और रिवर्सिबल है।
कभी कभी होती है और फिर ठीक भी हो जाती है, तो वो एस्मा में होती है या परसिस्टेंट रहती है ऐसे, तो सीओपीडी या फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर होती है कि गले में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है और वो फिक्स हुई हुई है। उसके बाद ट्रिगर्स किस वजह से होती है, एलर्जेंस, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज जैसे डिस्निया में था वो सब पूछ लेना है। डायर्नल वेरिएशन, डायर्नल का वेरिएशन का मतलब ये है कि रात में ज्यादा होती है, दिन में होती है, मॉर्निंग में है, कब है, तो ये पूछ लेना है। फिर आ जाते हैं रिस्पॉन्स टू ब्रोंकोडायलेटर्स। अब अगर उसको बचपन से एस्मा है तो कोई ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए होंगे ना, तो वो पूछ लेना है। उससे पूछना है कि आपको कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कंप्लीट रिलीफ हो जाता है, अगर कंप्लीट रिलीफ होता है तो वो एस्मा में है, अगर पार्शियल रिलीफ होता है ब्रोंकोडायलेटर से तो वो सीओपीडी में होगा। फिर इसमें दो चीजें और भी हैं कि एक होती है इंस्पायरेटरी वीज और एक होती है एक्सपायरेटरी वीज। इंस्पायरेटरी में ये होगा कि जब वो सांस अंदर ले रहा होगा, अंदर खींच रहा होगा, तब होगा इंस्पायरेटरी वीज, और एक्सपायरेटरी में क्या होगा, जब वो सांस बाहर निकाल रहा होगा। तो जो इंस्पायरेटरी होती है वो शो करती है कि अपर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि ट्रेकिया यहाँ पर ब्रोंकाई वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट है, और एक्सपायरेटरी वीज होगा तो एल्वियोलाई तक बात गई होगी, लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। और इनमें डिजीजेस क्या होती हैं, अगर इंस्पायरेटरी वीज होगी तो एक ट्यूब, एपिग्लोटाइटिस, फॉरेन बॉडीज वगैरह को शो करेगी, और एक्सपायरेटरी वीज होगी तो ये एस्मा और सीओपीडी को शो करेगा। अब इसके अंदर रेड फ्लैग्स कौन कौन से हैं कि अगर वीज जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करे ट्रीटमेंट को, हमने ट्रीटमेंट कर दिया, हिस्ट्री लेके हमने ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या उससे पहले कभी ट्रीटमेंट कराया हो लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स ना मिला हो, तो इन केसेस में क्या होगा, फॉरेन बॉडी हो सकती है। अब फॉरेन बॉडी जब तक निकलेगी नहीं वो ठीक कैसे होगा, पेलिग्नेंसी हो सकती है, वोकल कॉर्ड की डिसफंक्शन हो सकती है। फिर यूनिलेटरल वीज होगी। यूनिलेटरल वीज किस में होती है, फॉरेन बॉडी या एंडोब्रोंकियल लेजन के अंदर। इन केसेस के अंदर वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ट्रीटमेंट के अंदर, तो ये रेड फ्लैग्स होते हैं। अब चलते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो हमने रिस्पायरेटरी में करना है। तो सबसे पहले आ जाती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में हमने क्या क्या चीजें चेक करनी होती है, हमने देखना है कि उसका रिस्पायरेटरी रेट कितना है। अब रिस्पायरेटरी रेट तो देख के चेक करेंगे ना, उसके चेस्ट की मूवमेंट चेक करेंगे कि कितनी हो रही है एक मिनट में। अगर 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट है तो नॉर्मल है, अगर इससे ज्यादा है तो उसको टेकिपनिया हुआ है, अगर इससे कम है ब्रेड डिप्निया हुआ है, यानी कि रिस्पायरेटरी रेट कम है। तो टेकिपनिया किन केसेस के अंदर होता है, निमोनिया के अंदर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, सेप्सिस में, एसिडोसिस, हार्ट फेलियर वगैरह में होता है। और जो ब्रेडिप्निया है ना, यानी कि सांस कम है, रिस्पायरेटरी रेट कम है, तो ये ओपाइड ओवरडोज की वजह से होता है, रेज्ड आरसीपी और सीवियर ऑक्सीडेशन में होता है। फिर हमें चेक करना है कि पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग कैसा है। पर्स स्लिप ब्रीथिंग है, जैसे आपको पिक्चर नजर आ रही है, तो ये सीओपीडी में होगा। अगर एक्सेसरी मसल को यूज करे, जैसे स्टेनोक्लीडियम एस्टार्ट मसल को यूज करे, तब उससे सांस लिया जा रहा है तो वो सीवियर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस में होगा। पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग है। पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग कब होती है, डायफ्राम पैरालिसिस के अंदर। और पैराडॉक्सिकल मूवमेंट और भी किसमें थी, जब फ्लेयर चेस्ट होती है तब भी होती है। उसके बाद कॉस्मल ब्रीथिंग है, तो ये कब होगी, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर होगी। तो ये पूछ लेना है पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग क्या है। फिर नेक्स्ट हो जाते हैं साइनोसिस पे। इंस्पेक्शन में हमने रिस्पायरेटरी की जब इंस्पेक्शन करनी है, एक तो रिस्पायरेटरी रेट चेक कर लिया, फिर पैटर्न चेक कर लिया, और फिर हमने साइनोसिस चेक करनी है कि सेंट्रल है या पेरिफेरल साइनोसिस है, जैसे हमने मेडिसिन में किया था। सेंट्रल साइनोसिस कहाँ होगी, लिप्स पे होगी, टंग पे होगी, या म्यूकस मेम्ब्रेन पे होगी। तो ये इंडिकेट करी होगी कि आर्टीरियल हाइपोक्सिया है। और इसकी काजेस क्या क्या हो सकती हैं, सीवियर निमोनिया हो सकता है, एआरडीएसएस, बुड्रस, एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस नाम है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ये हो सकती है। और पेरिफेरल साइनोसिस में क्या होता है, फिंगर टिप्स, टोज वगैरह में पेरिफेरी में होती है ब्लू डिस्कलरेशन। तो ये किन केसेस में होती है, कोल्ड एक्सपोजर की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज वगैरह की वजह से। तो ये हमने साइनोसिस चेक कर लेनी है। तो इंस्पेक्शन में हमने क्या क्या चेक किया, रिस्पायरेटरी रेट चेक किया, पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग चेक की, और साइनोसिस चेक की। फिर नेक्स्ट आ जाता है पैल्पेशन। इंस्पेक्शन हमने कर दी, अब हम आ जाते हैं पैल्पेशन पे। तो पैल्पेशन में हमने क्या क्या देखना होता है, सबसे पहले होती है चेस्ट एक्सपेंशन। चेस्ट एक्सपेंशन हम कैसे चेक करते हैं, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, हम अपने दोनों हाथ रखते हैं उसकी चेस्ट के ऊपर, और फिर थंब को मीट करते हैं, अपने दोनों थंब को साथ में मिलाया मिड लाइन पे, और पेशेंट को कहना है कि डीप ब्रीथ ले। और जो मूवमेंट होगी ना थम्स की, वो हमने चेक कर लिया कि कितनी हो रही है। नॉर्मली कितनी होती है, थंब सेपरेट होते हैं इक्वली और सिमेट्रिकली, दोनों साइड्स के ऊपर बराबर 3 to 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर थंब एक तरफ से ज्यादा मूव करे और एक तरफ से कम मूव करे, तो तब क्या होगा, यूनिलेटरल रेड्यूस एक्सपेंशन होगी। और ये किन केसेस के अंदर होती है, निमोनिया में होती है, प्लूरल एफ्यूजन में, न्यूमोथोरैक्स में। तो ये इस तरह से हमने चेस्ट एक्सपेंशन चेक कर लेनी है। तो पहले हमने देखा कि यूनिलेटरल रेड्यूस एक्सपेंशन होगी, तो कब होगी। अब देख लेते हैं कि बायलेटरल, दोनों साइड के ऊपर ही रेड्यूस एक्सपेंशन है, 3 to 5 सेंटीमीटर दोनों साइड पे नहीं हो रही। तो ये किन केसेस के अंदर होता है, सीओपीडी में, बायलेटरल निमोनिया के अंदर, या बायलेटरल प्रोसेस के अंदर। अगर दोनों लंका को प्रॉब्लम होगा तब ये होगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं टेक्टाइल वोकल फर्मिटस। इसके अंदर हमने क्या करना होता है,
तो टेक्टाइल वोकल फर्मेटिस कैसे होती हैं कि जो हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेसेस होती है ना, जिस पे सेकंड थर्ड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेसेस, हमने अपना अर्नल बॉर्डर रखना है हाथ का और पेशेंट को कहना है कि वो 99 कहे या 111 कहे। अगर हमें कोई वाइब्रेशन फील होगी तो वो वोकल फर्मेटिस हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने टेक्टाइल वोकल फर्मेटिस चेक कर देनी है पैल्पेशन के अंदर। तो पैल्पेशन के अंदर क्या क्या दो चीजें होगी, एक तो होगी टेक्टाइल वोकल फर्मेटिस और दूसरी चेस्ट एक्सपेंशन। तो ये चेक कर देना है। फिर चलते हैं परकशन पे। सीवीएस में हमने परकशन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे परकशन होगी। तो परकशन कैसे करते हैं, इसका मेथड तो सबको पता ही होगा। और जो आपको एरिया स्क्रीन पे नजर आ रही है ना, इन एरिया पे हमने परकशन करनी होगी। और परकशन नोट्स कौन कौन से होते हैं, या तो रेजोनेट होगा। रेजोनेट कब होता है, जब एयर होगी, लंग्स के अंदर एयर है तो वो नॉर्मल है। अगर एयर की जगह लंग में फ्लूइड आ जाए, जैसे ब्लड आ जाए, तो क्या होगा, तो वो डल परकशन नोट हो जाएगी। अगर हाइपर रेजोनेंट हो तो क्या होगा, हाइपर रेजोनेंट होता है कि जब मोर एयर आ जाए, मतलब कि जितनी जरूरत है ना, जितनी रिक्वायर होती है या जितनी होती है नॉर्मली, उससे ज्यादा हो जाए, जैसे न्यूमोथोरेक्स में होती है, ओपन न्यूमोथोरेक्स में होती है। इन केसेस के अंदर एयर ज्यादा हो जाती है ना, तो वो तब हाइपर रेजोनेंट आएगा। या अगर स्टोनी डल है तो वो प्लूरल एफ्यूजन के अंदर होती है। तो ये हमने परकशन नोट के ऊपर चेक कर लेना है कि कैसी साउंड आ रही है, हमें रेजोनेंट है, हाइपर रेजोनेंट है, डल है या स्टोनी डल है। फिर आगे नेक्स्ट ये टेबल है, ये आपने देख लेना है कि कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर कैसी हमें परकशन नोट मिलती है, किसमें कम है, किसमें इंक्रीज्ड है। तो ये याद करने वाली चीज़ है, ये आप देख लेना। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्कल्टेशन पे। ऑस्कल्टेशन में हमने क्या क्या चेक करना होता है, ब्रेथ साउंड चेक करनी होती है, वीजिंग है, क्रैकल्स है। अब नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स क्या होती हैं, नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स होती हैं वेसिकुलर होती है, ब्रोंकियल होती है। वेसिकुलर कैसी होती है, बहुत से लंग फ्लूइड्स के अंदर हमें सुनाई देगी, ये सॉफ्ट होती है, लो पिच्ड होती है। इंस्पायरेटरी फेजेस के अंदर जो होता है, जो सांस अंदर लेके जाने का होता है, वो लॉन्गर होता है एक्सपायरेटरी रेट से। और फेजेस के दरमियान डिफरेंस नहीं होता, ये नहीं होता कि एक सांस आ रहा है और फिर 2-3 मिनट बाद दूसरा सांस आ रहा है, ऐसा तो नहीं ना होता। तो ये होती है वेसिकुलर। और जो ब्रोंकियल होती है, ये हमें कहाँ पे सुनाई देती है, ओवर द ट्रैकिया। तो ये नॉर्मली हम ट्रैकिया वगैरह में चेक कर रहे हैं ना, अगर ये पेरिफेरल लंग में होगी, लंग पे होगी, तो क्या होगी, ये एबनॉर्मल होगी। अगर ब्रोंकियल ब्रेथ लंग में हमें सुनाई दे रही है, हाई पिच साउंड लंग में हमें सुनाई दे रही है, तो क्या होगी, एबनॉर्मल होगी और कंसोलिडेशन को शो करी होगी। कंसोलिडेशन क्या होता है कि जो फ्लूइड स्पेस होती है लंग की, उसमें एयर की जगह फ्लूइड आ गया, जिससे ब्लड वगैरह आ गया या पस आ गई, तो वो होगी कंसोलिडेशन। और अगर ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड हमें नॉर्मली सुनाई दे रही है ट्रैकिया में, तो वो नॉर्मल होगी। लेकिन अगर लंग में सुनाई दे रही है तो वो क्या होगी, वो एबनॉर्मलिटी होगी। फिर नेक्स्ट है कौन सी टाइप साउंड होती है, एक होती है ब्रोंकोवेसिकुलर। ये कब होती है, इंटरमीडिएट होती है, और ये हमें फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देती है, एंटीरियरली और बिटवीन द स्कैपुला। और ब्रेथ साउंड हमने चेक कहाँ कहाँ पे करनी है, जो एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, इन एरियाज को ऑस्कल्टेट करके सुनना है कि कौन कौन सी हमें साउंड कैसी हमें सुनाई दे रही है। तो ये हो गया। उसके अलावा एडेड साउंड्स भी होती हैं, ये तो नॉर्मल थी ना। अब जो क्रैकल्स और वीजिंग है ना, ये एबनॉर्मल साउंड्स होती हैं। तो क्रैकल्स क्या होती हैं, ये होते हैं ऐसे खट 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 की आवाज होती है, ये डिसकंटिन्यूअस होती है, नॉन म्यूजिकल साउंड होती है। वीजिंग जो है वो म्यूजिकल साउंड थी और कॉन्टिन्यूअस थी, ये डिसकंटिन्यूअस होती है और नॉन म्यूजिकल साउंड होती है। एक होते हैं फाइन क्रैकल्स और एक होते हैं कोर्स क्रैकल्स। जो फाइन क्रैकल्स होते हैं वो हाई पिच्ड होते हैं, जैसे अगर हम अपने ईयर रब करें ना ईयर के पास, तो जो हमें आवाज सुनाई देगी ना, वो फाइन क्रैकल्स की होगी। और इसके काजेस क्या हो सकते हैं, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। उसके बाद जो कोर्स क्रैकल्स होते हैं वो लाउड होते हैं, लो पिच्ड होते हैं, ये इंस्पायरेशन पे हमें सुनाई देंगे। और उनके काजेस क्या होते हैं, निमोनिया होता है, ब्रोंकोस्टेसिस होता है, पल्मोनरी एडिमा होता है। तो ये होते हैं कोर्स क्रैकल्स, तो ये बता देना है। और इसके बाद वीजिंग होती है। वीजिंग कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है और म्यूजिकल साउंड होती है, जैसे सीटी की आवाज होती है। एक्सपायरेटरी वीज किन कंडीशन में होगा, हमने जैसे पहले देखा, एस्मा में, सीओपीडी में। और इंस्पायरेटरी वीज होता है अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। तो ये हो गया। लेकिन अगर रेड्यूस या एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स हो, हमें साउंड सुनाई नहीं दे रहे, तो वो किन केसेस में हो सकता है, प्लूरल फ्यूजन में, न्यूमोथोरेक्स के अंदर, कोलैप्स ऑफ द लंग्स के अंदर, लंग कोलैप्स करनी है, सीवियर एम्फीजीमा के अंदर, ये कंडीशन हो सकती है। फिर नेक्स्ट है, हमने डिटेक्ट करना है कि किसी डिजीज का ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है या रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है। तो हमने डिफरेंस करना है कि डिजीज ऑब्स्ट्रक्टिव की है या रिस्ट्रिक्टिव की है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं फोर्स वाइटल कैपेसिटी को या फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम को। तो फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि टोटल एयर एक्सहेल्ड फोर्सफुली, कि कितना सांस एक पर्सन बाहर निकाल सकता है अगर वो फोर्सफुली ब्रेथ करे। अगर वो फोर्सफुली ब्रेथ आउट करे तो कितना सांस बाहर निकाल सकता है,
कितनी उसकी कैपेसिटी है, तो वो फोर्स वाइटल कैपेसिटी होगी और फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कि 1 सेकंड के अंदर जो फर्स्ट सेकंड होगा उसके अंदर कितनी एयर एक्सेल कर सकता है, तो वो होगा FeV1। अब क्या है कि अगर हमने ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न को चेक करना है तो हम चेक करेंगे इन दोनों की रेशियो FeV1 और FVC, यानी कि एयर एक्सेल्ड इन फर्स्ट सेकंड डिवाइडेड बाय टोटल एयर एक्सेल्ड। तो अगर वो लेस देन 0.70 होगी तो वो क्या शो करेगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन को शो करेगा कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है। तो ये किन कंडीशन के अंदर होता है, ये एस्मा में, COPD में, ब्रोंकोस्टेसिस ब्रोंकाइटिस के अंदर होता है। जो डिजीजेस ऑब्स्ट्रक्टिव की होती हैं उनके अंदर क्या होगा कि रेशियो जो है वो कम होगी, 0.70 तक होगी। तो ये देख लेना है। और जो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न होता है उसमें क्या होता है कि FeV1 और FVC जो है वो नॉर्मल होती है या मोर देन 0.70 होती है। तो रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न कौन कौन से डिजीज में हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, प्लूरल में, न्यूरोमस्कुलर वीकनेस में। तो फिर इससे जो नेक्स्ट एलोस है ना, उसके अंदर हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन है एस्मा की, COPD की और नमूनिया की। तो ये इसके अंदर भी वही पॉइंट्स हो गए जो हमने पहले हिस्ट्री के अंदर देख लिया और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देख लिया। ये एक दफ़ा आप रीड कर लें, उसके बाद आगे एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट और कुछ पर्ल्स जैसी चीज़ें हैं वो भी पढ़ने वाली हैं। तो ये है कि आप एक दफ़ा नोट से बस इनको रीड कर लें तो ये हो जाएगा।